दोस्तों, क्या वक्फ संशोधन कानून पर एनडीए सरकार के तेवर ठंडे पड़ गए हैं? वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने के बाद केवल एक हफ्ते के अंदर बीजेपी में इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? दोस्तों, वैसे तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कहते हैं कि राजनीति में कभी कभी एक रात का वक्त बहुत लंबा हो जाता है और एक हफ्ते का वक्त बहुत छोटा हो जाता है। आज एग्जैक्टली यही हुआ है। आप सब जानते हैं दोस्तों, पिछला हफ्ता देश की राजनीति में एक जबरदस्त उफान और उबाल लेकर आया जब सरकार ने जल्दीबाजी में न केवल वक्फ संशोधन बिल सरकार में लोकसभा में पेश किया, बल्कि आधी रात तक लोकसभा में बहस करवाई, उसके बाद राज्यसभा में बहस करवाई और उसके बाद इस बिल को पास करवा लिया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून बन गया। लेकिन एक हफ्ते के अंदर दोस्तों, मात्र एक हफ्ते के अंदर इस बिल पर बीजेपी का इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, यह अपने आप में सोच से परे है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक ऐसा राजनीतिक दल, एक ऐसी पार्टी जो कि वक्फ संशोधन बिल के न केवल खिलाफ थी, बल्कि उसने इस बिल के विरोध में वोट भी किया संसद में, बीजेपी ने आज जाकर उसके साथ हाथ मिला लिया और गठबंधन कर लिया। दोस्तों, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है तमिलनाडु की राजनीति में। है ये तमिलनाडु की राजनीति का घटनाक्रम, लेकिन सीधे सीधे बीजेपी की केंद्र की राजनीति को यह प्रभावित करने वाला है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि तमिलनाडु में अमित शाह की मौजूदगी में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। अमित शाह की मौजूदगी में एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन हो गया है। दोस्तों, ये बकायदा अमित शाह की मौजूदगी में हुआ। अमित शाह चेन्नई में थे और कुछ इस तरह से गठबंधन होने के बाद दोनों पार्टियों ने एक दूसरे का हाथ हवा में लहराया, जो कि हमारे देश में अमूमन आपने देखा होगा चुनाव से पहले हर कोई करता है। ये वही पार्टी है दोस्तों, एआईएडीएमके, जिसके सांसदों ने न केवल संसद में इस बिल का विरोध किया, बल्कि इस बिल के खिलाफ वोट भी किया है। जी हां दोस्तों, वो बिल जिसको बीजेपी न केवल लेकर आई संसद में, बल्कि उसने इस तरह से बहस करवाई इस बिल पर जैसे इससे जरूरी कोई काम है ही नहीं देश में। ये देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सारे काम छोड़कर वक्फ संशोधन बिल को पास कराया जाए। वो बिल जो वैचारिक तौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा बिल माना जा रहा है, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया बीजेपी ने। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि एक हफ्ते पहले, जुम्मा एक हफ्ते पहले जिस बिल के विरोध में जिस पार्टी ने वोट किया, अब बीजेपी उसके साथ गठबंधन कर रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि दिल्ली में आपकी विचारधारा कुछ और है, लेकिन तमिलनाडु जाते जाते आपकी विचारधारा में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ जाता है? यहां इस बात पर गौर फरमाया जाए दोस्तों कि अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए बीजेपी ने वक्त से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी। आप जानते हैं बीजेपी एक चलती फिरती चुनावी मशीन है, वो हर चुनाव को वक्त से पहले ही एक तरह से तैयारी शुरू कर देती है। हालत ये हो गई दोस्तों कि बीजेपी के आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे अन्ना मिलाई, जो कि मोदी जी के बड़े खासम खास माने जाते थे, खासतौर पर अमित शाह के बड़े खासम खास माने जाते थे। और अन्ना मिलाई हिंदूवादी जो विचारधारा के लोग हैं सोशल मीडिया में, अंग्रेजी स्पीकिंग, उनको भी बड़े पसंद आते थे। अन्ना मिलाई को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता था कि आने वाली भविष्य की बीजेपी में अन्ना मिलाई कितनी प्रमुख भूमिका में रहने वाले हैं। उनको तक उनके पद से हटा दिया गया बीजेपी के चीफ के तौर पर। क्यों? क्योंकि अन्ना मिलाई ने अपने दौर में एआईएडीएमके को लेकर जो बयानबाजियां की, जयललिता को लेकर या उनके बड़े नेताओं को लेकर, उसको लेकर एआईएडीएमके बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। मतलब बीजेपी ने अपने एक ऐसे नेता की आहुति दे दी, उनकी कुर्सी छीन ली, जिनको बीजेपी वाले भविष्य के नेता के तौर पर देख रहे थे। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है, अपनी इतनी बड़ी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लिया बीजेपी ने। बताइए, सोचिए दोस्तों, एक हफ्ते पहले निशिकांत दुबे सरीखे बीजेपी के कई सांसद थे जो संसद में चीख चीख कर बता रहे थे कि ये बिल कितना इंपॉर्टेंट है। ये बिल जो विरोध कर रहे हैं इस बिल का, वो दरअसल मुस्लिम विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। बताइए, मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, राष्ट्र विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया था ना। बीजेपी के तमाम लोग टीवी में हो, सोशल मीडिया में हो, संसद में हो, ये आरोप लगा रहे थे कि मुस्लिम तुष्टीकरण करती है विपक्षी पार्टियां, इसीलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए इतना शानदार बिल सरकार लेकर आई है, लेकिन इसका विरोध कर रहे हैं। अब आप बताइए, ये लॉजिक तो एआईएडीएमके पर भी लागू होता है ना दोस्तों। ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा वैचारिक गैप ले लिया बीजेपी ने, वो भी मात्र एक हफ्ते के अंदर?
ये बताता है दोस्तों कि राजनीति में उसूल और विचारधारा तिलांजलि में चली जाती है जब आपको सत्ता करीब दिखती है। दोस्तों, तमिलनाडु को लेकर बीजेपी और आरएसएस के बहुत पुराने प्लान्स हैं, न केवल तमिलनाडु बल्कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी। नॉर्थ ईस्ट में बहुत हद तक बीजेपी ने उसमें कामयाबी हासिल की, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ये चाहती है कि कर्नाटक से आगे निकलकर वो दक्षिण भारत के राज्यों में भी अपनी सियासी जमीन मजबूत करे। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने सरकार बना ली। तमिलनाडु में बीजेपी ने बहुत कोशिश की। लोकसभा चुनाव में मोदी ने बहुत रैलियां की तमिलनाडु में, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली। तो दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में भी उनका कोई बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं रहा। इनफैक्ट अगर मैं मानती हूँ कि बीजेपी ने अगर ओडिशा में शानदार प्रदर्शन ना किया होता तो बीजेपी के लिए बहुमत जुटाना और मुश्किल हो जाता, क्योंकि बीजेपी ने तो अपना कोर वोट बैंक, जो उसका कोर जहां से उसको खूब वोट मिलते हैं, वहां खोया है ना अपना वोट बैंक। बीजेपी ने बहुमत इसलिए थोड़ी खोया है कि वो तमिलनाडु हार गई। तमिलनाडु में तो वैसे भी बीजेपी की सीटें नहीं आती थी। बीजेपी ने बहुमत इसीलिए खोया क्योंकि वो यूपी हारी, क्योंकि वो राजस्थान में कई सीटें हार गई। यानी आप कह सकते हैं कि आरएसएस और बीजेपी चाहती थी कि तमिलनाडु में मजबूती से वो अपना जनाधार बढ़ाए, जिसका हर पार्टी को अधिकार है। हर पार्टी इसी के लिए तो चुनाव लड़ती है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी के बाद समझ में आ गई कि गठबंधन नहीं किया तो हालत पार्टी की, जो पहले से ही बहुत मजबूत नहीं है, और कमजोर हो जाएगी। इसीलिए गठबंधन की राजनीति का यह धर्म है कि आपको कई बार विचारधारा से समझौता करना पड़ता है। ये हर पार्टी करती रही है, गठबंधन की राजनीति में ये होता है। लेकिन विरोधाभास देखिए दोस्तों, 1% बीजेपी को इस सीन से हटा दीजिए। हाइपोथेटिकली अगर कोई विपक्षी पार्टी होती और उसने एक ऐसी पार्टी से गठबंधन किया होता, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी होती, और उसने एक ऐसी पार्टी से गठबंधन कर लिया होता जिसने इस बिल का सपोर्ट किया था, इसको उल्टा कर रही हूं मैं, तो आज पूरी की पूरी गोदी मीडिया और पूरी की पूरी बीजेपी इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी को तमाम तरीके से आलोचना कर रही होती उनकी, कि देखिए ये संसद में कुछ और बोलते हैं और बाहर कुछ और बोलते हैं, इनको केवल कुर्सी दिखती है। अब आप बताइए, अमित शाह से कौन पूछेगा ये सवाल? भाई अमित शाह से कोई पत्रकार एक सवाल तो पूछ ले कि दो चीजें साथ में कैसे हो सकती हैं। दोस्तों, अब तमिलनाडु की राजनीति में सुनने में यह भी आ रहा है कि अमित शाह ने AIADMK को बकायदा इसको लेकर भी एक एश्योरेंस दिया है कि डीलिमिटेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। MK स्टालिन ने डीलिमिटेशन को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। आप जानते हैं अब उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक की, जिसमें तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया और भगवंत मान भी उसमें से थे, आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री पंजाब के। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री को यहाँ बुलाया गया था, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को यहाँ पर बुलाया गया था। उनकी तरफ से डिप्टी CM गए थे DK शिव कुमार, और ये पूरी की पूरी बैठक जो थी वो डिलिमिटेशन को लेकर थी। MK स्टालिन ने डिलिमिटेशन को एक मुद्दा बना दिया है कि आने वाला जो जनगणना है उसके बाद डिलिमिटेशन की जा सकती है, जिससे तमिलनाडु की सीटें घटाने की कोशिश की जा रही है, दक्षिण भारत की सीटें घटाने की कोशिश की जा रही है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा, और उत्तर भारत की सीटें बढ़ा देगी केंद्र की सरकार। तो सुनने में यह भी आ रहा है कि दरअसल अमित शाह ने AIADMK को इसको लेकर भी एश्योरेंस किया है, अश्योर किया है कि ऐसा कुछ अगर होता है तो उसमें बहुत वक्त है। वैसे भी अभी तो 3 साल है जनगणना होने में, जनगणना होगी उसके बाद डिलिमिटेशन होगी, तो अभी उसमें बहुत वक्त है, और जब होगा तब गठबंधन तोड़ सकती है AIADMK। ऐसी तो होता है दोस्तों हमारे देश की राजनीति में। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे जैसे यूट्यूबर तो उस पर खबर बनाएंगे तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आप मुस्लिम तुष्टीकरण करने का जो आरोप विपक्षी पार्टियों पर लगाते थे या उन पर लगाते थे जिन्होंने इस बिल के विरोध में वोट किया, आपने उनसे हाथ मिला लिया, इसका मतलब आप भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, है ना? या फिर बड़ा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट में जो ताबड़तोड़ याचिकाएं लगाई गई अलग अलग पक्षों द्वारा, अलग अलग पार्टियों के सांसदों द्वारा, क्या उसके बाद की गर्मी, उसकी तपिश महसूस कर रही है सरकार? और सरकार को ये बात समझ में आ रही है कि ये रास्ता जितना आसान दिख रहा था शायद उतना आसान ना हो, क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त विरोध इसका देखने को मिला है। सरकार ने भले ही दोस्तों बिल पास करवा लिया हो, लेकिन लगातार 2 जुम्मे की नमाजों के बाद देश भर की सड़कों में मुस्लिम संगठनों ने जिस तरह से इस कानून का विरोध किया, ये बताता है कि ये लड़ाई मुस्लिम संगठन बहुत लंबी लड़ने को तैयार हैं। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि बीजेपी के इस यूटर्न को किस तरह से डिकोड किया जाए। आखिर बीजेपी के लिए ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी दोस्तों कि वो तमिलनाडु, जहां उसका वैसे भी जनाधार नहीं है, वहां छोटा भाई की भूमिका अपनाने के लिए उसने AIADMK जैसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, जिसने इस बिल के विरोध में वोट किया था। आपको क्या लगता है दोस्तों, कहीं बीजेपी के चाणक्य ने इस बार कोई गलती तो नहीं कर दी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।